हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये डेली सेशन रहता है न्यूज़ एनालिसिस का, जहां पर हम द हिंदू की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं, एडिटोरियल होते हैं, उनको हम अच्छे से डिटेल में कवर करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज है 7 अक्टूबर 2025 और डे है आज ट्यूसडे। तो आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी, इनमें से हमारे जो मेजर सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, तो ये सभी किसी भी एग्जाम के लिए ये जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, इनसे रिलेटेड जितना भी करंट रहता है, जो कि द हिंदू हमारा मतलब कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, यानी कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो उसको हम पूरा हिंदी भाषा में यहाँ पर इस वीडियो में कवर करते हैं। इससे पहले हमारा जब जो सेशन स्टार्ट होता है, उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर मिलता है, जो हमने कल के सेशन में आपको सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आपको ढूंढना था। तो ये क्वेश्चन क्या था कि मोहन जोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई गर्ल यानी कि डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति मिली है, तो वो किस चीज़ की बनी हुई, किस मटेरियल की बनी है। तो इसमें ऑप्शंस है इंद्रगोप मणि यानी कि कार्नेलियन पत्थर, उसके बाद क्ले की, कांसे की या स्वर्ण की है। तो ये हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, तो उसमें हमें ये जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये कांसे की बनी हुई है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो हमारी न्यूज़ को हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे ये जो बिहार का चुनाव होने वाले हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। उन्होंने कहा है कि ये जो चुनाव की पूरा प्रोसेस है, उसको अप्रूवल दे दिया गया, यानी कि ये 2 फेज में ये चुनाव होगा। ठीक है। तो एलिजिबल वोटर्स जो हैं वो 7 करोड़ के करीब जो है एलिजिबल हैं, जिसमें 3 करोड़ और 3 करोड़ से ज़्यादा जो है मेन है, यानी कि जो पुरुष हैं, और उसके बाद 3.5 करोड़ के करीब महिलाएं हैं जो वोट डालेंगी, और इसमें 1725 जो है वो ट्रांसजेंडर है। आपको जैसे कि पता हो, अभी 2-3 महीने पहले ही यानी कि जुलाई में जो एक SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में, कि उसको जो भी मतदाता की जो सूची होती है उसको पूरी तरह से अपडेट करना। उसके बाद जब ये सब कुछ कंप्लीट हुआ, हालांकि उसका जो मुकदमा था वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी उसके खिलाफ, SIR के खिलाफ, तो उसमें भी हम देखेंगे कि उसका सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था। तो अब ये जो है, यानी कि जो बिहार में जितनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि जितनी सीट्स अगर हम कह सकते हैं आसान भाषा में, तो 243 जो है वहां पर सीटें हैं विधानसभा की। तो जो पहला फेज रहेगा वो 6 नवंबर को होगा, यानी कि 121 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें ये वोटिंग होगी। उसके बाद जो है दूसरा फेज होगा 11 नवंबर को। तो इसमें 122 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग की जाएगी। तो इसी तरह पूरा एक तरह से टाइम टेबल तैयार कर लिया गया है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें काउंटिंग की बात कही गई है, यानी कि जब वोटिंग होगी तो उसके दौरान क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे। उसके अलावा जब ये वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसकी काउंटिंग कैसे होगी, या कितनी डेट से कितनी डेट तक काउंटिंग होती रहेगी। तो ये सब कुछ उन्होंने अभी जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा सब कुछ जो है पब्लिकली कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड ही एक न्यूज़ और है, ये चुनाव से रिलेटेड है। तो इसमें न्यूज़ क्या आ रही है कि ये जो इलेक्शन डेट्स हैं ये तो उन्होंने बता दी हैं, लेकिन जो यानी कि सीट शेयरिंग, यानी कि कितनी पार्टी को, कौन सी राजनीतिक दल को कितनी सीट्स मिली हैं, तो ये अभी तक इतना ज़्यादा मतलब इनको रिवील नहीं किया गया है। तो इसी तरह यहाँ पर सिर्फ पार्टी की परफॉर्मेंस बताई जा रही है, जो कि 2022 में जो इलेक्शन हुए थे, सॉरी 2020 में इलेक्शन हुए थे बिहार में, तो उसमें जो एनडीए की इतने % वोट मिला था उनको, उसके बाद जो अलायंस पार्टी थी उनके बताया हुआ है, और इसके साथ ही जो भी अदर पार्टीज जो सभी के बारे में यहाँ पर ये जो है ये लास्ट जब इलेक्शन हुए थे बिहार में तो उनका ये पूरा डेटा दिया गया है। हालांकि अभी जो हाल ही में चुनाव होने वाले इनका ऐसा डेटा आना बाकी है। तो जो चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग है, उन्होंने कहा है कि 6 अक्टूबर
अक्टूबर को ये एक बयान दिया है कि चुनाव का पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाएगा, इसको घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत 243 सीटों पर मतदान जो है 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 121 सीटों पर होगा, दूसरे चरण में 122 सीटों पर, और ये जो काउंटिंग रहेगी 14 नवंबर को की जाएगी। करीब 7 करोड़ के नज़दीक मतदाता होंगे जो इसमें हिस्सा लेंगे। और जो राज्य है उसकी अब राजनीति में, यानी कि बिहार में कौन से राजनीतिक दल की सरकार बनेगी, आगे बिहार का डेवलपमेंट कैसा होगा, तो ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। अब हम ये देख रहे थे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर क्यों किया गया था, इसके क्या क्या फायदे भी थे और क्या नुकसान थे, लोग इससे क्या थे, खुश थे, ना खुश थे, या फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या प्रतिक्रिया रही थी। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका मतलब ये होता है कि जो भी मतदाता की सूची होती है, यानी कि जितने लोगों ने वोटिंग डालना है उनकी पूरी सूची को अपडेट करना। जैसे कि कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग क्या होते हैं यहाँ से आउट ऑफ स्टेट चले जाते हैं या फिर अपना ठिकाना बदल लेते हैं, या फिर कुछ न्यू जो वोटर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग क्या होते हैं अपना यहाँ से वोट कटवाकर, यानी कि अपना बिहार में ना रहकर वो कहीं पंजाब, दिल्ली या फिर कई और स्टेट में चले जाते हैं, तो वहाँ से फिर उनका जो एक तरह से वोटिंग लिस्ट में नाम होता है तो फिर उनको काटना जरूरी रहता है, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी रह सके कि कितने लोग जो हैं वो वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की गई थी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार के लिए हुआ था, 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक ये चला था। और इसी दौरान जो BLO ऑफिसर होते हैं, यानी कि बूथ लेवल के ऑफिसर है, वो उन्होंने घर घर जाकर वोटों की वोटरों जो थे उनको वेरीफाई किया था। और इसके बाद एक नई सूची जारी की गई जिसमें 65 लाख जो मतदाता थे उनके नाम हटाए गए थे, क्योंकि इनमें ऐसा कहा जा रहा है कुछ लोग मर गए थे, यानी कि मृत्यु हो गई थी, कुछ लोगों ने अपनी जगह बदल ली थी, या फिर कुछ लोग जो थे वो एब्सेंट थे बिहार में। तो इसी वजह से टोटल जो नाम थे वो 7 करोड़ नाम इसमें थे, जिसमें से 65 लाख नाम हटाए गए थे। इसके अलावा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरा ये प्रोसेस चलता है, और इसी दौरान ही 16 लाख नए वोटर जो है वो भी ऐड कर लिए जाते हैं। यानी कि फॉर्म नंबर 6, जो फॉर्म 6 होता है वो न्यू वोटर्स के लिए होता है, यानी कि जैसे किसी की एज जो है अभी 18 प्लस हुई है, यानी कि 18 ईयर्स को है, तो उसको फॉर्म 6 नंबर भरना होगा, तो उसके बाद फिर नई सूची में उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद 30 सितंबर को उन्होंने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी थी, और इसमें बताया जा रहा है कि जो मतलब कुल जो है जून से लेकर कुल 47 लाख जो नाम है वो कम हो गए, यानी कि एक डाटा ये बता रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो SIR जो है, वहां पर SIR प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता पर सवाल मतलब कि उठाया जा रहा है, और इसकी जो सुनवाई है वो भी हो रही है। आज आखिरी दिन है सुनवाई का। इसके बाद जो विपक्ष है उन्होंने चुनौती दी, उन्होंने कहा है कि ये जो SIR है ये आप अभी ही क्यों कर रहे हैं, यानी कि आपको अगर करना ही था तो कुछ टाइम पहले कर देते, या फिर जब ये चुनाव आयोग के द्वारा एक जो प्रूफ लिया जाता है, यानी कि अगर किसी भी वोटर को अपना नाम वेरीफाई करवाना है तो उसके लिए कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं, और उस प्रूफ में उन्होंने जो यानी कि जो वोटर ID कार्ड होता है, यानी कि एपिक कार्ड होता है, उसके बाद एक जो आधार कार्ड होता है, तो इनको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि उसके लिए पासपोर्ट या फिर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट थे उन्होंने जारी किए थे कि इन सभी डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। तो इसी तरह उसको फिर चुनौती दी गई थी। हालांकि अब मतदाता सूची जो है वो जारी हो चुकी है, लेकिन अभी फिर भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सुनवाई है वो चल रही है। अब देखिए बिहार विधानसभा के जो चुनाव है इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी जानकारी, यानी कि अगर हम अगर हम बेसिकली चुनाव प्रक्रिया के बारे में देखें तो सबसे पहले चुनाव की घोषणा होती है, अधिसूचना की जाती है। उसके बाद अधिसूचना जो होती है वो हर एक चरण के लिए अलग अलग होती है, जैसे कि पहले चरण के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग। उसके बाद फिर MCC, यानी कि जब ये घोषणा हो जाती है उसके साथ ही MCC लागू हो जाता है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो सरकार पार्टियां उम्मीदवारों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, यानी कि इसमें काफी प्रतिबंध लगाए जाते हैं पार्टियों पर, या फिर जो भी नेता रहते हैं या फिर जो उम्मीदवार होते हैं उन पर। इसके बाद फिर नामांकन की प्रक्रिया होती है, यानी कि नाम दाखिल किए जाते हैं जिन्होंने चुनाव लड़ना है। तो इसी तरह उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि RO के पास फॉर्म 2A जमा करवाते हैं अपने नामांकन के लिए। फिर जरूरी दस्तावेज कुछ चाहिए होते हैं,
जिसमें संपत्ति या फिर आपराधिक रिकॉर्ड बताना होता है, या फिर जमानत राशि भी रहती है 10,000 लेकर, और SC ST कैटेगरी के लिए 5,000 होती है। तो इसके बाद नामांकन की जांच होती है, यानी कि पूरी जो भी जानकारी उनकी चेक की जाती है उम्मीदवार की कि उन्होंने अपनी जानकारी सही दी है या गलत। इसके बाद अगर किसी ने नाम भी वापस लेना हो तो वे फिर इसके बाद नाम भी वापस ले सकता है। इसके बाद चुनाव के प्रचार होने शुरू हो जाते हैं। नामांकन के बाद से मतदाता के मतदान के 48 घंटे पहले तक जो है, यानी कि 2 दिन पहले तक ये प्रचार चलता रहता है। और इसके तरीके क्या होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, जनसभाएं होती हैं, डोर टू डोर कैंपेन चलते हैं, सोशल मीडिया पर विज्ञापन रहते हैं। तो ये सब इनके जरिए प्रचार किया जाता है। फिर क्या प्रतिबंध भी लगता है। प्रतिबंध क्या है कि धार्मिक जातिगत अपील नहीं कर सकते उम्मीदवार, और मतदाताओं को रिश्वत या फिर सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक तरह से इनका जो बजट रखा जाता है प्रचार के लिए, अधिकतम 40 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक नियम है उसके अनुसार। हालांकि आज के समय में अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुत बड़ी चुनौतियां रहती हैं। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया होती है। फिर जैसे कि पहले चरण का, दूसरे चरण का मतदान होगा। फिर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप सभी को पता ही होगा मतदान होता रहता है। फिर उसके बाद जो है बूथ होते हैं, उनके कुछ ऑफिसर, यानी कि बूथ के जो केंद्र है उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर आर्मी या फिर कुछ सेना वगैरह भेजी जाती है। मतदान के लिए जब वोट डालने जाते हैं तो उनके लिए हमें कोई ID प्रूफ चाहिए होता है। इसके बाद जो BL होते हैं वो मतदाता सूची में नाम चेक करते हैं कि उसका नाम है या नहीं। इसके बाद EVM पर वोट डाला जाता है, और फिर VVPAT से पेपर स्लिप जो है वो जनरेट होती है। इसी तरह फिर जो व्यक्ति वोट डालने जाते हैं तो उनके एक स्याही लगा दी जाती है कि कहीं वो दोबारा वोट डालने ना आ जाए। तो इसी तरह अब देखिए इसमें कुछ विशेष व्यवस्था भी की जाती है, और बिहार में भी ऐसा किया गया। जैसे कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं, या फिर जैसे कि मतलब कि जो डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं उनके लिए अलग प्रकार के जो बूथ होते हैं उनकी व्यवस्था होती है। महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग अलग लाइन्स लगी होती हैं। इसी तरह जो मतलब कि बॉर्डर के नज़दीक जो क्षेत्र होते हैं उनमें ज़्यादा सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। फिर इसके बाद मतगणना होती है, यानी कि वोटिंग की काउंटिंग होती है, और उसके बाद फिर परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह जो EVM और VVPAT की गिनती जो है वो RO की निगरानी में की जाती है। हर एक राउंड में 14 EVM टेबल पर गिनती की जाती है। VVPAT जो स्लिप्स का 5% रैंडम मिलान किया जाता है। इसी तरह फिर सरकार गठन हो जाता है, और 122 सीटों की बहुमत रेखा रखी गई है। और सबसे बड़ी जो पार्टी है, यानी कि गठबंधन जो है, या फिर पार्टी या गठबंधन, उनकी सरकार बन जाएगी। तो इसी तरह ये पूरा प्रोसेस जो है यानी कि यहाँ पर चलता है। इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो SIR को लेकर थी, और उसके बाद अब जो है वोटिंग के बाद ही पता चलेगा यानी कि रिजल्ट क्या आते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसमें, कि भारत में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया किस संवैधानिक प्रावधान के तहत होती है, यानी कि संशोधन, अगर सूची को संशोधन करना है तो किस प्रावधान का हमें यूज करना होगा। तो इसमें अनुच्छेद जो है 326, यानी कि B ऑप्शन ये करेक्ट है। 326 अनुच्छेद कहता है कि जो मतदाता सूची है उसको समय समय पर संशोधित किया जाएगा। इसके बाद बिहार SIR विवाद 2025 के मामले में कौन सा कथन सही है। SIR के तहत 47.77 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने SIR को पूरी तरह रद्द कर दिया। इसके बाद SIR केवल सीमांचल क्षेत्र में लागू होता है, और SIR में आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में शामिल नहीं किया गया। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। और ये जो आधार कार्ड था, हालांकि इसको पहले शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा फिर उसको शामिल करना पड़ा आधार कार्ड को। इसके अलावा SIR आखिर है क्या, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये बिहार में मतदाता सूची सत्यापन की विशेष प्रक्रिया है, एक नई मतदान की तकनीक है, EVM मशीनों का वेरिफिकेशन है, या फिर मतदाता जागरूकता अभियान है। तो ये जो है SIR हुआ है बिहार में, जो मतदाता सूची को वेरिफिकेशन करना उसकी एक विशेष प्रक्रिया है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन।
इसमें देखिए क्वेश्चन मेंस में कैसे बन सकते हैं। आप देखिए GS 2 पेपर जो हमारा संविधान, शासन या फिर सामाजिक न्याय से रिलेटेड है। इसके अलावा GS पेपर 3 जो है आंतरिक सुरक्षा को लेकर है। जिसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने मतदाता सूची की शुद्धता के साथ साथ विवाद भी उत्पन्न किए, जैसे कि विपक्षी दलों के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे। और इस कथन के संदर्भ में SIR की प्रक्रिया क्या है, इसके लाभ, इसके विवादों का विश्लेषण करना। क्या SIR जैसे उपाय भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मददगार हैं या नहीं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखकर देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। अब देखिए जितना भी हमने पढ़ा उसमें से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग की जो स्वायत्तता, निष्पक्षता भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रीढ़ है। ये तो हम सभी को पता है कि अगर निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग ही स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं होगा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। यानी कि अगर चुनाव आयोग पर भी किसी पार्टी का, किसी राजनीतिक दल का एक तरह से प्रेशर होगा तो फिर सिर्फ उसी पार्टी, उसी राजनीतिक दल की सरकार होगी। यानी कि फिर लोगों की जो मतदान प्रक्रिया वो सिर्फ एक तरह से देखने की प्रक्रिया होगी, वो रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो इसी तरह हम मान सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है उसकी जो स्वायत्तता, निष्पक्षता है वो भारत की जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है उसकी एक तरह से बैकबोन है। बिहार SIR विवाद जो हुआ 2025, इसके संदर्भ में ECI की भूमिका यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका क्या थी और जो चुनौतियां थी उनके बारे में चर्चा करें। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं मेंस में से, और ये जो है करंट के टॉपिक है। इसके बाद हमारी जो सेकंड न्यूज़ उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी सेकंड न्यूज़ क्या आ रही है, इसमें है कि जो नेवी कमीशन है उन्होंने अपना सेकंड ASW यानी कि जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है शैलो वाटर क्राफ्ट है, इसको एक तरह से कमीशन कर दिया गया है। और जो है इसका नाम क्या है, INS एंड्रोथ। तो इसको अभी कमीशन किया गया है। तो ये जो है विशाखापट्टनम में हुआ है कमीशन इसको। और ये जो फर्स्ट शिप जो थी इस कैटेगरी की थी वो थी INS अर्नाला। तो ये जो सेरेमनी है ये किसके द्वारा की गई थी, ये वाइस एडमायर राजेश पेंडाकर के द्वारा ये सारा कुछ होस्ट यानी कि उनके द्वारा, उनकी निगरानी में ये सब कुछ किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें ये जो शिप है इसकी लेंथ कितनी है, 77 मीटर है। और ये जो है 1500 जो टन है ये वाटर को डिस्प्लेस करेगी। इट इज डिजाइंड टू अंडरटेक एंटी सबमरीन ऑपरेशंस इन कोस्टल एंड शैलो वाटर। जो उथला पानी होता है, शैलो वाटर होता है, या फिर जो मतलब कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें ये एंटी सबमरीन ऑपरेशन करने के लिए इसको तैयार किया गया है। ये जो वेसल दिस वेसल इज इक्विप्ड विद एडवांस्ड मशीनरी एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि इसको काफ़ी एडवांस मशीनरी के साथ तैयार किया गया है। अब देखिए INS एंड्रोथ जो इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। सबसे पहले तो ये SWC ये जो इस कैटेगरी इसका दूसरा जहाज है, यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो इसकी ये सेकंड जहाज है। और ये जो उथला पानी वहां पर जो पनडुब्बी रोधी अभियान होंगे उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को मजबूत करता है। खास करके जो सतह के नीचे जो खतरे होते हैं उनका पता लगाना, उनको ट्रैक करना या फिर उनको इनएक्टिव करना, तो ये सब कुछ इसके कार्य हैं। अगर हम इसके निर्माण के यानी कि मैन्युफैक्चर की थोड़ी पृष्ठभूमि को देखें तो इसका जो कील रखना 21 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था इसको बनाना, और लॉन्चिंग जो 21 मार्च 2023 को हुई थी। ये 8 जहाज़ों की एक जो श्रृंखला है उसका दूसरा जहाज है, यानी कि एक तरह से कैटेगरी तैयार की गई। उसमें ऐसा कहा गया कि 8 जहाज जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। तो 8 में पहला बन चुका है, दूसरा भी अभी जो है कमीशन कर दिया गया एंड्रोथ। इसके बाद अभी जो है 6 जहाज और बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा है कि GRSE के साथ मिलकर इन्होंने एक जो है इनके साथ मोनूमेंट साइन किया था, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे और उसके बाद ये बनाया गया। इसकी अगर हम टेक्निकल फीचर्स देखें क्या रहेंगे, इसकी लंबाई करीब 77 मीटर है और चौड़ाई जो है 10 मीटर। हालांकि ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप डिफेंस वाले स्टूडेंट्स हैं, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको ये याद रखना होगा। ये जो विस्थापन 900 टन जो है पानी यानी कि 1490 टन से अधिक ये है विस्थापित करेगा। इसके अलावा डीजल इंजन जो वाटर जेट है उसके संयोजन के साथ इसको तैयार किया गया।
हथियार इसमें कौन से होंगे? ASW स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर रहेगा, 30 mm जो नौसैनिक सतह तोप है, ASW खदाने, टॉरपीडो लॉन्चर रहेगा इसमें, और उसके साथ ही जो जल माउंटेड है, हल माउंटेड और वेरिएबल डेप्थ सोनार जो है, ये सभी हथियार इसमें जो डिप्लॉय किए जाएंगे। इसका जो डिज़ाइन और निर्माण किसने किया है? तो GRSC गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा ये बनाया गया और लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा निर्मित हुआ, यानी कि दोनों ने कोलैब करके इस पूरे जहाज को बनाया है। ये 8 जहाज़ों का निर्माण है, 2 शिप यार्डों के बीच बांटा गया, इन दोनों के बीच। स्वदेशी सामग्री क्या है? इसमें कौन कौन सी स्वदेशी सामग्री यूज हुई है? ये 80% से ज्यादा भारत में बना है और यहाँ की सामग्री का यूज किया गया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2025 को जहाजों के निर्माण के जो कॉन्ट्रैक्ट था उस पर सिग्नेचर कर दिए थे कि L&T एंड GRSC जो है, ये जो दो यानी कि कंपनियां ये मिलकर इन जहाजों का निर्माण करेंगी। इसमें जो हथियार हमने अभी देखे थे, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर रहेगा, हल्के टॉरपीडो रहेंगे, इसके साथ सेंसर भी लगाए जाएंगे, हल माउंटेड सोनार रहेगा, वेरिएबल डेप्थ सोनार जो कि खतरे को ट्रैक करने के लिए, उसको निष्क्रिय करने के लिए जरूरी होता है। इसमें करीब 5 से 60 नौसैनिक होंगे, जिसमें जो एक्सपर्ट ऑपरेटर भी शामिल किए जाएंगे ताकि इसको ऑपरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जो जहाज कमीशन किए गए, सबसे पहले जो INS अरनाला सबसे पहला किया गया था जून 2025 में। इसके बाद अभी जो दूसरा हुआ INS एंड्रोथ, ये अभी विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है। बाकी 6 जहाजों का निर्माण जो है और कमीशन जो है वो अभी तक चल रहा है और इनके नाम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के आधार पर रखे गए, यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हमारे, उनके आधार पर इनका नामकरण किया गया। अब देखिए ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं, अब इनका रणनीतिक महत्व क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो समुद्री सुरक्षा जो है उसको मजबूत करने के लिए इनको वहां पर कमीशन किया जा रहा है। खास करके जो INS एंड्रोथ है, ये उथले क्षेत्र में जहां पर तटीय क्षेत्र होगा, बंदरगाह, उनमें पनडुब्बी रोधी जो भी अभियान है उन सभी के लिए डिजाइन किया गया कि जितने भी पनडुब्बी रोधी अभियान रहेंगे उनमें इन सभी का यूज हो सके, जो कि दुश्मन की जो पनडुब्बियां उनका पता लगाने, उनको नष्ट करने के लिए भी बनाए गए। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में चीन पाकिस्तान की जैसे जो नौसैनिक क्षमता है वो बढ़ती जा रही है, तो वहां पर जो पनडुब्बियां की गतिविधियां, उनके संदर्भ में ये INS एंड्रोथ भारत की जो तटीय यानी कोस्टल और उसके साथ ही जो भी समुद्री सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि आपने अभी सुना ही होगा कि जो पाकिस्तान है उन्होंने अमेरिका को अभी एक ऑफर दिया है, एक डील दी है, यानी कि एक जो पासनी नाम की जगह है हिंद महासागर में, है ना, पासनी नाम की जो जगह है वहां पर जो है एक जो पोर्ट बनाने के लिए उन्होंने एक ऑफर रखा है अमेरिका के सामने। अब सोचिए अगर अमेरिका उस पोर्ट को बना लेता है या फिर उस पोर्ट को संचालित करता है तो कहीं ना कहीं हिंद महासागर में पूरी तरह से अमेरिका, चीन जैसे देशों का पूरी तरह से प्रभाव हो सकता है। अब भारत को भी इसमें कदम आगे बढ़ाना होगा, तो इसी वजह से भारत जो है अपनी ये जो समुद्री सुरक्षा उसको मजबूत करने के लिए ऐसे हथियार नहीं हम कह सकते, ऐसे जो मतलब कि जहाज है बनाने का जो निर्माण का कार्य वो लगातार कर रहा है। इसके साथ ही इसका जो नाम रखा गया लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप वहां का है, लक्षद्वीप का उसके नाम पर रखा है और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों में निगरानी करेगा, रक्षा को मजबूत करेगा, समुद्री व्यापार मार्ग रणनीतिक निगरानी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पनडुब्बी रोधी युद्ध के अलावा यह समुद्र की निगरानी करेगा, खोज और बचाव, यहाँ पर तटीय रक्षा में भी सक्षम है, जिससे भारत की जो पूरी समुद्री सुरक्षा है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद ये आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है या फिर स्वदेशीकरण की तरफ, क्योंकि 80% से ज्यादा जो सामग्री है वो भारत की यूज की गई है। इसी तरह यानी कि भारत की कंपनीज के द्वारा ही इसको तैयार किया गया, तो ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विदेशी रक्षा आयात जो है वो कम होंगे और स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा यानी कि प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही आर्थिक प्रभाव क्या है इन जहाजों का, इनसे जो स्थानीय शिप यार्ड जो भी MSME है उसके साथ ही उद्योगों की जो भागीदारी है उनको उनमें रोजगार मिलेगा, फिर
तकनीक का विकास होगा भारत में, तो इसी तरह भविष्य में जो रक्षा उपकरण है उसके निर्यातक के रूप में भी भारत जो है एक बड़े देश के रूप में उभर सकता है। इसके साथ ही उन्नत सोनार है, वाटर जेट प्रणोदन है, ऐसी जो प्रौद्योगिकियां हैं उनका स्वदेशी विकास भारत को रक्षा की तरफ आगे बढ़ाएगा और नवाचार क्षमता को भी प्रदर्शित करने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही भू रणनीतिक महत्व, जैसे हिंद महासागर में अभी हमने देखा चीन, अमेरिका जैसे देशों का जो प्रमुख प्रभाव रह सकता है, तो भारत को भी अपना हिंद महासागर में यानी कि इंडियन ओशन रीजन में अपने प्रभाव को बढ़ाना होगा। इसके साथ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की निगरानी करेगा। क्षेत्रीय संतुलन, जो क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जब इसको तैनात किया जाएगा तो वहां का जो नौसैनिक संतुलन होगा उसको बनाने में मदद करेगा। दक्षिण एशिया में जो समुद्री व्यापार मार्ग हैं जैसे कि मलक्का, जलडमरू मध्य है, तो इन सभी की सुरक्षा करने का एक तरह से काम करेगा। इसके साथ जो तटीय और आर्थिक सुरक्षा रहेगी, यानी कि समुद्र में कई बार क्या होता है, डकैती होती रहती है, आतंकवाद आता रहता है, तो इन सभी से निपटने के लिए ये जो जहाज है अच्छे तरह से काम करेंगे। और तटीय क्षेत्रों में व्यापार, मछली पकड़ने जैसे जो काम है उनको भी सुरक्षित बनाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत का जो पूरा व्यापार है उसमें 90% से ज़्यादा जो व्यापार है वो समुद्र के रास्ते से होता है। तो यहाँ पर जब INS एंड्रोथ जैसे जहाज यहाँ पर कमीशन किए जाएंगे तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। जो रास्ते होंगे यानी कि व्यापार के जो मार्ग होंगे वो सुरक्षित हो सकते हैं। इसके साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं जिसमें चक्रवात जैसे, सुनामी जैसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उनकी खोज या फिर उनको ऐसे आपदाओं से बचाने के लिए भी ये जहाज अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। अब देखिए UPSC के लिए हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो GS3 में जो हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है, स्वदेशी रक्षा निर्माण, आत्मनिर्भर भारत, नौसैनिक प्रौद्योगिकी, तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। GS2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें हिंद महासागर में भारत की भू राजनीतिक स्थिति क्या है, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन क्या है, तो ये सब बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों का जो रणनीतिक महत्व है, तो इसके भी नजरिए से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए इसमें जो MCQ कैसे हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी का हिस्सा है। हिस्सा कौन सी है, अग्नि, पृथ्वी, तेजस या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी, यानी कि भारत की रक्षा प्रणाली जो है वो हमें बहुत अच्छे से करनी होगी, और इसमें अग्नि भी आती है, पृथ्वी भी, तेजस भी, तो तीनों ही प्रणालियां इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की नौसेना के बारे में सही है। सबसे पहला, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है। INS अरिहंत एक पारंपरिक पनडुब्बी है। INS तलवार एक विमान वाहक पोत है। INS खुखरी एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो प्रश्न लिया गया, ये जहाज़ों की पूरी एक कैटेगरी और उसकी जो स्वदेशीकरण यानी कि जो मेक इन इंडिया के तहत, तो उस पर पूरी तरह से केंद्रित है। ऐसे ही ASW या फिर SWC में भी पूछा जा सकता है कि जो ASW या SWC का कैटेगरी का सबसे पहला जो जहाज है वो कौन सा है, तो इसी तरह क्वेश्चन बन सकता है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी आ रही है सुप्रीम कोर्ट से एक यानी कि रिलेटेड न्यूज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या, इन्होंने एक पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। पिटीशन क्या थी कि तेलंगाना में जो स्थानीय जो चुनाव थे उसमें वहाँ पर जो आरक्षण दिया जाता है, यानी कि हालांकि जो संविधान है उसमें प्रावधान है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा, लेकिन तेलंगाना में 67 से भी ज़्यादा जो है आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस पर एक याचिका दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है उन्होंने पिटिशनर से ये पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, पहले आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा विवाद आ भी जाता है, तो सबसे पहले आपको जो वहाँ का स्थानीय हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में पहले अपील करनी होगी। अगर हाई कोर्ट इसको रद्द करता है, इस याचिका को, या फिर कोई सुनवाई नहीं करता, या फिर जो सुनवाई की गई है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान का उल्लंघन करती है, तो फिर ही आप जो है सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब इसको पूरी तरह से हम डिटेल में समझते हैं। ये जो याचिका है यानी कि रिट जो है वंगा गोपाल रेड्डी के द्वारा दायर की गई थी अनुच्छेद 32 के तहत। उन्होंने कहा कि ये जो आदेश दिया गया है
यानी कि जो 67% आरक्षण हुआ था, ये जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, यानी कि जो समानता का अधिकार देता है, 243 का खंड डी, 243 का टी, इन सभी का उल्लंघन करता है इनके अकॉर्डिंग। और इन्होंने कहा साथ ही जो ट्रिपल टेस्ट, जिसमें पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और प्रशासनिक दक्षता, इनका भी पालन नहीं करता है। तो तेलंगाना की जो पंचायत राज अधिनियम जो है 2018 एक अधिनियम बनाया गया था, जब तेलंगाना अलग से एक नया राज्य का गठन किया गया। तो उसके बाद से जो स्थानीय चुनाव है, नगर पालिका पंचायतों के चुनाव के लिए एक तरह से एक्ट बनाया गया। तो उसकी जो धारा थी 285A, उसके विपरीत ये जो है आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि 50% तक लिमिट रखता है, लेकिन वहां पर जो आरक्षण मिल रहा है वो 67% है। तो कोर्ट ने इस पर इनकार कर दिया, इस पर सुनवाई करने से, और कहा कि आप तेलंगाना हाई कोर्ट में जाइए। पहले याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट जाने की आपको आज़ादी है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पर आपकी याचिका जो है वो खारिज हो गई है। अब देखिए इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। तो तेलंगाना सरकार ने बीसी आरक्षण को 29%, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, उससे बढ़ाकर 42% कर दिया है, जिससे क्या है टोटल आरक्षण जो है वो 67% हो गया। तो अब जो है बीसी विधायकों के दबाव और जो विधानसभा के द्वारा बिल पारित किया गया था, उसके बाद ये कदम उठाया गया। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो वहां पर तेलंगाना में विधायक हैं वो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते, तो उनके द्वारा ये दबाव बनाया गया और फिर ये विधानसभा के द्वारा बिल पारित हुआ है। तो गवर्नर की मंजूरी अभी तक लंबित है, यानी कि जो गवर्नर है उन्होंने पूरी तरह से इसको मंजूरी नहीं दी है। उसके बाद फिर यानी कि जो गवर्नर थे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इस बिल को पेंडिंग रखा, फिर उसके बाद अब मंजूर हो चुका है। तो ये जो है एक तरह से ऐसा फैसला किया गया वहाँ पर। इस तरह के उन्होंने कहा है कि प्रयास और भी बहुत पहले किए गए थे। 2018 में तेलंगाना ने 67% आरक्षण की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर इसको मना कर दिया था, इसको अस्वीकार रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा जो राज्य सरकार के वकील है, यानी कि जो एडवोकेट राज्य के गवर्नमेंट के तेलंगाना के, तो उन्होंने क्या कहा कि हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं पहले से ही चल रही हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप ना करे। तो जो वकील है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आपको इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही इस मामले पर 2 जो है याचिकाएं वो पहले ही चल रही हैं। अब अगर हम थोड़ा समझें इसको कि तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम 2018 क्या है, इसमें क्या कुछ आता है। अब देखिए जब तेलंगाना नया राज्य बना था तो उसके बाद जो है वहाँ पर जो चुनाव कराने का एक तरह से पूरा प्रोसेस बदल जाना था। उसके लिए जो स्थानीय चुनाव कराने के लिए, जिसमें हम नगर पालिका या फिर पंचायती राज जो चुनाव होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि गांव के जो एरियाज है वहां पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए किया गया। एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करना, इसके साथ पंचायतों को वित्तीय प्रशासनिक स्वायत्तता आज़ादी मिलना, ग्रामीण विकास की योजनाएं जिसमें मनरेगा, पीएमएवाई योजना जो है, इन सभी को अच्छे से कार्यान्वयन करना। तो इस अधिनियम में टोटल 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी, जिससे क्या विभिन्न प्रकार के जो भी प्रक्रिया, आरक्षण, शक्तियां, इन सभी की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई थी। अब इस अधिनियम का गठन कैसे हुआ, तो ग्राम पंचायत जो है गांव स्तर पर, जिससे जो सरपंच, उप सरपंच, ये सब कुछ चुने जाते हैं, और सदस्यों की जो योग्यता होगी वो 21 वर्ष से अधिक आयु या फिर स्थायी निवासी होंगे। यानी कि इस अधिनियम में कहा गया था कि जो ग्राम पंचायत उसका गठन कैसे होगा, मंडल परिषद में, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होंगे, जिला में जिला स्तर पर चेयरपर्सन होंगे, ग्राम सभा में हर वर्ष कम से कम 2 बैठकें होंगी, और ग्रामीण विकास योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। तो ये सब इन्होंने कहा था इस अधिनियम के तहत। अब देखिए इसमें जो है अधिनियम में आरक्षण की बात क्या कही गई थी, रिजर्वेशन क्या कहा गया था कि धारा 285A जो है वो ग्रामीण जो ग्राम पंचायत है उनमें सीट और पदों के लिए आरक्षण करेगी। यानी कि जो सीट्स है वहां पर ग्रामों में, यानी कि गांव में, तो वहां पर जो पद है उनके लिए आरक्षण, जिसमें एससी जो है जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 15 से 18% तक उनको आरक्षण मिलेगा। एसटी कैटेगरी को लगभग 6 से 10% और ओबीसी को 29% मिलेगा। कुछ मतलब कि कुछ श्रेणियों में, कुछ कैटेगरीज में मिलेगा। महिलाओं के लिए कुल सीटें जितनी भी होंगी उनका 50%, और जो कुल आरक्षण की सीमा थी वो 50% के अंदर ही रखी गई थी, जो संविधान के अनुच्छेद 243 डी है
क्योंकि जो नया इसमें ये एक अधिनियम यानी कि नया एक जो इसमें प्रावधान किया गया था, उससे 42% आरक्षण जो है बीसी का आरक्षण बढ़ाने की कोशिश की गई, तो अधिनियम की सीमा से काफी अधिक है। तो इस पर जो है उन्होंने याचिका दायर की थी। अब देखिए भारत के संविधान में अगर हम आरक्षण की बात करें, अब देखिए अधिनियम में तो बेसिकली उन्होंने बात कह दी कि 50% तक ही आरक्षण रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। भारत के संविधान में क्या है कि जो अनुच्छेद 15 का एक खंड है वो राज्य का है, किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव जो है वो नहीं करेंगे। इसके अलावा 15 का अनुच्छेद 15 का 4 खंड क्या कहता है, ये सबसे पहला जो संशोधन था 1951 उसमें जोड़ा गया था। राज्य जो है सामाजिक शैक्षिक रूप से जो भी पिछड़े हुए वर्ग होते हैं, जिसमें बेसिकली एससी एसटी कैटेगरी, जनजातियां होती हैं, अनुसूचित जाति, उन सभी के लिए विशेष प्रावधान किया गया। फिर अनुच्छेद 15(5) जो है ये जो शिक्षा के संस्थान है वहां पर आरक्षण का प्रावधान करता है। अल्पसंख्यक संस्थानों में ये आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी तरह फिर 15(6) जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है उसमें क्या कहा गया कि जो EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, मतलब कि वीकर जो कैटेगरी होती है उसके लिए 10% जो आरक्षण है इसका प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा 16 आर्टिकल भी कहता है कि जो सभी जगह मतलब सार्वजनिक रोजगार में ये 16 अनुच्छेद जो है इसके खंड 1, 4, फिर 4A, 4B, 16(6), तो ये सब प्रावधान किए गए हमारे संविधान में कि उनके द्वारा ये जो आरक्षण है इस प्रकार से दिया जाएगा। अब देखिए इसमें जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए भी अनुच्छेद 46 जो है वो काम करता है कि राज्य को SC ST और जो कमजोर वर्ग हैं उनको शिक्षा या फिर आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए वो अपनी मर्जी से वो आरक्षण दे सकता है। इसके अलावा संसद और राज्य विधानसभा में भी आरक्षण मिलता है। इसके साथ ही लोकसभा में SC ST के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए सीटों का आरक्षण। तो इस प्रकार से जितने भी मतलब कि आर्टिकल आरक्षण के दिए गए हैं तो उनके हिसाब से आरक्षण दिया जा सकता है। अब देखिए इसमें 50% की सीमा क्या कहती है, तो संविधान में क्या है कि जो एक केस आया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस था, ये 1992 में था। यह था कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा यानी कि 50% निर्धारित करने के सिवाय जो असाधारण परिस्थितियों में ऐसा हो कि 50% से भी ज्यादा जो आरक्षण दिया जा सकता है, जहां पर जो परिस्थितियां हैं वो साधारण ना हो। यह सीमा जो है सिर्फ अनुच्छेद 16(4) के तहत लागू होती। हालांकि कुछ राज्य जिसमें हम देखते हैं तमिलनाडु, तेलंगाना में इस सीमा को और ज्यादा पार कर दिया गया, जिससे कोर्ट में चुनौती दी जाती रही है। और अभी जो मामला चल रहा था इसमें भी चुनौती दी गई थी तेलंगाना मामले की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। अब देखिए ये जो याचिका दायर करने का प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी ने भी रिट डालनी है तो सबसे पहले हाई कोर्ट में जाना होगा, यानी कि हाई कोर्ट में चुनौती देनी होगी। अगर हाई कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा फैसला आता है जो कि आपको मंजूर नहीं, यानी कि संविधान के उल्लंघन करता हो, तो उसके बाद ही हाई कोर्ट अगर किसी याचिका को खारिज करता है फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब ये जो व्यक्ति थे ये डायरेक्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि हम आपका मतलब ये जो है इसको खारिज करते, क्योंकि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए। इसके बाद आपको मतलब हाई कोर्ट में जाने की अनुमति दी गई। हालांकि उनका ये जो अधिकार था, रिट का अधिकार नहीं छीना गया। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो ये भी कर सकता था कि आपकी जो याचिका खारिज की गई अब इसको और कहीं भी चुनौती नहीं दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि ये संविधान के खिलाफ होगा। इसी तरह उनको ये कहा गया कि आप हाई कोर्ट में जाइए, वहां पर इस मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद ही जो है अगला कदम उठाया जाएगा। तो 2019 में एक 103वां संशोधन हुआ था EWS आरक्षण को लेकर, जिसमें अनुच्छेद नए जोड़े गए थे 15(6) और 16(6). उसके तहत ये कहा गया कि EWS जो है इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है उसके लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसे सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 में भी वैध ठहराया था। यानी कि अब देखिए 2019 में, उसके बाद ये मामला आया था 2022 में, तो उसमें फिर इसको वैध ठहराया गया था।
इसी तरह महत्वपूर्ण कुछ निर्णय लिए गए थे कोर्ट के द्वारा आरक्षण को लेकर। इंदिरा साहनी जो केस था उसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की गई थी। इसके बाद एम नागराज केस था 2006 में, तो इसमें ट्रिपल टेस्ट यानी कि पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता, इनका पालन करना जरूरी था कि आरक्षण के लिए इन सभी चीजों का ध्यान में रखना जरूरी, एक तरह से ये पैरामीटर बना दिए गए थे। इसके बाद मराठा आरक्षण केस था 2021 में। इसमें 50% सीमा को पार करने वाले जो मराठा आरक्षण उसको भी असंवैधानिक ठहराया गया था कि ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखिए आरक्षण, कुछ लोग क्या कहते हैं कि आरक्षण बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर हम एक तरह से इसको हम डायरेक्टली गलत या फिर सही नहीं बोल सकते, ये इसका हमें आंसर जो है एक तरह से बैलेंस करना होगा। जैसे कि आरक्षण सही है लेकिन सिर्फ उनको जिनको नीड है। अब देखिए आरक्षण क्यों दिया गया है, कुछ लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए अलग अलग तबके के लोग रहते हैं भारत में, हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये अलग अलग तबके के लोग हैं, कोई उछले तबके का है, कुछ निचले का। आरक्षण क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया इन निचले तबके के लोगों को कि वो आगे उनके बराबर हो सके। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो उछले तबके के उनको रोकने के लिए सरकार उनको कभी रोकना नहीं चाहेगी, ना ही संविधान उनको कभी स्टॉप करना चाहेगा कि आप सिर्फ इसी लिमिट तक रह सकते हैं। आप अपनी वृद्धि करिए, जो करना है आप करिए, आपको काम चाहिए, जॉब चाहिए, जो भी है अपने बलबूते पर करिए, लेकिन जो आरक्षण है वो इन निचले तबके के लोगों को दिया जाएगा ताकि वो भी समाज में थोड़ा आगे बढ़ सके, यानी कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको कुछ अधिकार मिल सके, वो भी समाज में अपनी स्थिति को सुधार सके। तो आरक्षण इसी वजह से अच्छा और जरूरी भी माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन कैसे हैं, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्री में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायतों में SC/ST के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में, पंचायतों में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं, आरक्षण केवल ग्राम पंचायत सत्र पर लागू होता है, या फिर आरक्षण का प्रावधान केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि साफ साफ आंसर दिख रहा था। महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया, दूसरा गलत है। तीसरा सिर्फ ग्राम पंचायत पर नहीं हर जगह पर लागू होता है। इसके बाद आरक्षण का जो प्रावधान है सिर्फ संसद में नहीं होता है। तो इसी तरह ये जो इसका ऑप्शन ए है करेक्ट हो जाएगा। एक और प्री का क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। पंचायतों को वित्तीय संसाधन केवल केंद्र सरकार से मिलते हैं। ग्राम सभा का गठन जो है वैकल्पिक है। तो इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल ही गलत है, साफ साफ दिख रहा है आंसर। अब देखिए 4 नहीं, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। पंचायतों को वित्तीय सहायता सिर्फ केंद्र से नहीं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा भी मिलती है, क्योंकि मेनली ये जो पंचायतें हैं ये पूरी राज्य सरकार की अनुसूची के अंतर्गत ही आती हैं। इसके अलावा ग्राम सभा का गठन जो वैकल्पिक नहीं है, हालांकि वैकल्पिक नहीं है, राज्य सरकार के द्वारा डिपेंड करता है कि उन्होंने ग्राम पंचायतें बनानी है या फिर नहीं। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट सेशन है एडिटोरियल का, इसको हम कवर करते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। ये जो एडिटोरियल है मेन, ये हमारी जुडिशियल सिस्टम पर ये सवाल खड़े करता है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसको कैसे कैसे क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। तो ये जो है ये एक प्रैक्टिस मतलब कि एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेट जो हाई कोर्ट में, उनके द्वारा लिखा गया सुहृत जो है पार्थसारथी, तो इनके द्वारा ये एडिटोरियल दिया गया। तो इन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि जो हमारी भारत की न्यायपालिका है उसमें काफ़ी कमियां देखी जाती हैं, और ये भी कहते हैं कि जो मतलब कि एक तरह से जो भारत का हम आर्थिक विकास कह सकते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो भारत की न्यायिक प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बाधा बनती है। तो इन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जो भारत का आर्थिक विकास है उसमें एक तरह से बाधा के रूप में कार्य करती है। जो विकसित भारत हमने बात कही है उसमें ये एक तरह से दीवार बनी हुई है जो हमारी भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है। इन्होंने कहा है कि इंडियाज जुडिशियल सिस्टम ओनली मिरर्स द फेलियर्स दैट मायर द रेस्ट ऑफ इट्स गवर्नेंस, यानी कि जो हमारा ये जो पूरी न्यायपालिका की एक पूरा सिस्टम है ये सिर्फ एक तरह से आईना दिखाता है कि हमारे फेलियर्स क्या है, उसको सुधारने के कोई प्रयास नहीं कर। इसके अलावा इनके द्वारा ये भी कहा गया कि कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा भी इसमें दबाव बनाए जाते हैं। तो जो इसके लिए मतलब जो
भारत की प्रगति के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक रहते हैं। इन्होंने कहा कि जो सिस्टम है उसमें रियलिटी आखिर क्या है। उन्होंने कहा है कि जो विजिबल पार्ट ऑफ द जॉब माइट है रन ओनली 10:30 से लेकर 4 PM, यानी कि अब देखिए न्यायपालिका की अगर हम थोड़ी कमियां देखें तो आपके अकॉर्डिंग कमियां क्या होगी। सबसे पहले तो सबसे कमी ये दिखती है सबसे बड़ी कि जो न्याय के मामले में कोई भी जो केस होता है उसके जो मामले होते हैं काफ़ी लंबे चलते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो मामले इतने लंबे हो जाते हैं कि सालों साल वो चलते रहते हैं। एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो वह 5, 6, 10 सालों तक चलता रहता है। जैसे अभी आपने एक मामला देखा होगा कि 35 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति जो है 100 रुपए की रिश्वत में निर्दोष पाया गया था, यानी कि 35 साल सोचिए, कोई ये छोटे मतलब कोई ऐसे 5-10 साल की बात नहीं, कोई 1-2 दिन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर 35 साल की बात हो रही है कि ये मामला इतना लंबा चला था कि 100 रुपए की रिश्वत के लिए उसको मतलब कि अब निर्दोष पाया गया और अब उसको छोड़ दिया गया। तो इसमें अब देखिए उस व्यक्ति की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है ना, उसने अपनी पूरी जो भी उसकी यंग एज थी वो पूरी तो उसने जेल में बिता दी। तो अब देखिए ऐसे में क्या है कि कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर जुडिशियल सिस्टम आखिर इस तरह से क्यों है। जहां पर देखा जाता है कि कुछ जो जज होते हैं उनके बारे में इन्होंने बात की है कि जज जो होते हैं उनको छुट्टियां दी जाती हैं ताकि वो अपने जितने भी लंबित मामले उन पर विचार कर सके जिन पर वो बातचीत करना चाहते हैं। इसके अलावा उनकी जो टाइमिंग रहती है वो 10:30 सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक रहती है। इसी बीच उनको कम से कम 100 केस निपटाने पड़ते हैं। अब देखिए 100 केस तो एक दिन में नहीं निपटाए जा सकते। अब देखिए इतने ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं कि जो केस है ना वो बहुत मतलब उनको इतने समय में निपटा पाना नामुमकिन है। तो इसी तरह इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा समस्याओं की बात कही है। अब देखिए आलोचना क्यों करनी चाहिए, आलोचना का क्या मूल है। तो न्यायपालिका की जो प्रमुख आलोचना है इसमें सबसे पहले कि न्याय में देरी होती है। जैसे कि जो भारत का जो न्यायपालिका वो काफ़ी लंबे इसमें मामले चलते रहते हैं, तो ये काफ़ी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। तो NJDG यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक जो डेटा ग्रिड है उन्होंने क्या कहा है कि 2025 तक पूरे देश भर की अदालतों में 4 करोड़ से भी ज्यादा मामले जो अभी तक पेंडिंग है। जो निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक देरी के कारण जो न्याय है उसमें जो पहुंच में बाधा उत्पन्न होती है। इसका जो प्रभाव है विशेष रूप से गरीब या फिर कमजोर वर्गों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि गरीब लोगों के मामले ही ज्यादा लंबे रहते हैं। इसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति या फिर जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें भी कहीं ना कहीं समस्या है, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। जो कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि जो जज होंगे वो जज की नियुक्ति खुद करेंगे। आप देखिए जो जज होंगे ऑब्वियसली वो अपने किसी साथी को जज बनाएंगे। इससे पारदर्शिता जवाबदेही पर सवाल भी उठते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो NJAC है यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इस जो 2014 में रखा गया था प्रस्ताव, उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी काफी समस्याएं रहती हैं, कमी रहती हैं। अब देखिए न्याय में जो पहुंच है वो भी असमानता है, यानी कि काफ़ी महंगे वकील मिलते हैं, कानून काफ़ी ज़्यादा जटिल होते हैं, अंग्रेजी भाषा का जो आम लोग हैं अंग्रेजी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। तो इससे जो न्याय है उसको कहीं ना कहीं न्याय मिल पाना आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। गांव के क्षेत्र में खास करके जो कानूनी सहायता में कमी है, जागरूकता का अभाव रहता है। तो इसी तरह ये सारी समस्याएं जो हैं न्यायिक प्रक्रिया में रहती हैं। न्यायिक अति सक्रियता रहती है, न्यायपालिका पर जो कार्यपालिका या विधायिका का दबाव भी रहता है या फिर हस्तक्षेप करने की बातें या फिर आरोप लगते रहते हैं। जैसे कि जो जनहित याचिकाएं रहती हैं PIL, इनका दुरुपयोग रहता है, नीतिगत मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप दिया जाता है। फिर इसके लिए जैसे पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो नीतिगत मुद्दे हैं उन पर न्यायालयों के जो निर्णय हैं उन को आलोचकों ने न्याय कार्यपालिका की शक्तियों का जो एक अतिक्रमण माना है। तो इसी तरह न्यायाधीशों की जो जवाबदेही वो क्या हो सकती है कि न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार के आरोप भी लगते रहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि न्यायाधीश जो थे उनके घर से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला था, काला धन। तो इसी तरह काफ़ी समस्याएं रहती हैं। लैंगिक और सामाजिक संवेदनशीलता की कमी, यानी कि जो लैंगिक सामाजिक संवेदनशीलता की कमी के भी आरोप है। जैसे कि बलात्कार के लिए जैसे घरेलू हिंसा जैसे मामलों में कुछ टिप्पणियां और जो निर्णय होते हैं वो सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने वाले भी माने जाते हैं। इसके बाद सुरक्षा के सुधार के लिए उन्होंने सुझाव क्या क्या दिए हैं।
तो सबसे पहले जो न्यायिक बुनियादी ढांचा उसका विस्तार किया। तो लंबित मामलों को कम करने के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि अगर ज़्यादा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि जो रिक्तियां खाली हैं यानी कि जो वैकेंसीज पेंडिंग है, अब उनकी जगह ना यानी कि न्यायाधीश ना होने की वजह से ये काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। विशेष अदालतों का गठन किया जा सकता है, डिजिटल तकनीक का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र मध्यस्थता सुलह को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही कोलेजियम जो प्रणाली है उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। एनजैक जैसे जो अधिनियम बनाकर उनके जरिए उनका नियुक्ति करनी होगी। न्याय तक पहुंच को जो है वो सरल बनाना होगा, यानी कि जो कानूनी सहायता कार्यक्रम को मजबूत करना है, क्षेत्रीय भाषा में कानूनी प्रक्रिया को बढ़ावा देना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कोर्ट की स्थापना हो और न्याय को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है। इसके साथ न्यायिक प्रशिक्षण और जवाबदेही को सुनिश्चित करना। जो न्यायाधीश है उनके लिए जो लैंगिक संवेदनशीलता, सामाजिक जागरूकता होनी जरूरी है। यानी कि लोगों में जो है जो भी न्यायाधीश है यानी कि जो हमारे जज रहते हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि संवेदनशीलता हो, सामाजिक जागरूकता, इसके साथ जो स्वतंत्र प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी मजबूत होना चाहिए। PIL के जो उपयोग है उसमें भी बैलेंस होना चाहिए। उसके दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश होने चाहिए, खास करके कुछ सजा, पेनल्टी वगैरह कुछ मिलना चाहिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या रहता है, तो ये जो है कोर्ट की जो इंटरवेंशन के अगेंस्ट ये पब्लिक इशू रहते हैं, इसको लोगों के द्वारा फाइल किया जा सकता है और इसमें जो सिटीजन फाइल कर सकते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर किसी कोर्ट के द्वारा भी ये दायर की जा सकती है। अब देखिए एनजैक क्या है और एनजैक का प्रस्ताव क्या, आखिर ये पारित तो होना चाहिए या फिर नहीं। तो एक बार तो ये जब पारित किया, मतलब इसको जब प्रस्ताव रखा गया तो इसको यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसमें जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था 2014 में, तो केंद्र सरकार ने इसको प्रस्तुत किया था। तो ये जो विधेयक था संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा में 2014 में भारी बहुमत से पारित हो गया, लेकिन आगे इसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी। और इस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 124A 124B-C जोड़े थे, जो कि एनजैक की संरचना या फिर कार्य शक्तियों की डिफाइन करते हैं। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 वो भी पारित किया गया था और एनजैक के संचालन के लिए नियम जो प्रक्रियाएं हैं वो सब कुछ इसके द्वारा ही निर्धारित की गई थी। अब इसकी संरचना कैसी थी, इसमें 6 सदस्य शामिल होने थे। अगर ये होता तो एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, जो प्रख्यात व्यक्ति होनी चाहिए जिनका जो चयन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा होना था। और ये जो है कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच जो है संतुलन बनाने का एक प्रयास था। इसके बाद समर्थन में कुछ तर्क दिए गए थे कि एनजैक जो उसने कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी की थी। कुछ क्या कहते हैं कि इसको अधिक समावेशी पारदर्शी भी बना सकता था। कुछ के द्वारा ये कहा गया जो प्रख्यात व्यक्ति हैं उनकी भागीदारी से सामाजिक क्षेत्रीय विविधता उसको भी बढ़ावा मिल सकता था। इसके बाद इसके विरोध में भी कुछ तर्क दिए गए थे कि आखिर ये क्यों नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसमें जो कार्यपालिका उसकी भागीदारी ज़्यादा होनी थी, यानी कि सरकार ही अपनी नुमाइंदों को कोर्ट में, यानी कि जो एक तरह से जिसको स्वतंत्र बॉडी माना जाता है, जिसको संविधान का रक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट, अगर उसमें भी सरकार के नुमाइंदे रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। एनजैक में वीटो पावर की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से अस्पष्ट थी, जिससे निर्णय प्रक्रिया में भी आशंका हो सकती थी। ये जो संविधान के मूल ढांचे उसका भी उल्लंघन करता था। तो इसी तरह कुछ इसके विरोध में तर्क दिए गए, जिसकी वजह से एनजैक को पारित नहीं किया गया था। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। तो आपके लिए यह है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है चोरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा यानी कि लीगल डिफेंस प्रदान किया था? CR दास ने, या फिर मदन मोहन मालवीय ने, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, या फिर MA जिन्ना ने? तो आप इसका सही जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का सेशन। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।